हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्ज़ाम वाचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी आज लैंड रिवेन्यू कोड का मैं फोर्थ पार्ट लेकर हाजिर हूँ। तो ये जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है, इसके हमने मैक्सिमम सेक्शन जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम लोगों ने MCQ फॉर्म में कवर कर लिया है, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन लास्ट में बच रहे हैं वो आज आपको पार्ट 4 में देखने को मिलेंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी पूरी संभावना रहती है एग्ज़ाम में पूछे जाने की। तो चलिए आज हम फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो इस फोर्थ पार्ट का पहला क्वेश्चन है, एक भूमिधर अपने पीछे एक विधवा और एक गर्भस्थ शिशु छोड़कर मरता है। गर्भस्थ शिशु जीवित पैदा होता है। गर्भस्थ शिशु भूमिधर की मृत्यु के जीवित समझा जाएगा। इसका मतलब ये है कि गर्भस्थ शिशु भूमिधर की मृत्यु के समय जीवित समझा जाएगा। मृतक भूमिधर की जोत में उत्तराधिकार में अंश का विभाजन कीजिए। तो देखिए, विभाजन के लिए जो मेल भूमिधर है, पुरुष भूमिधर है, उसके लिए सेक्शन 108 है, 108। और मैं ये बताता चलूँ कि 108 जो सेक्शन है यूपी रेवेन्यू एक्ट का, वो 107 जो सेक्शन है उसके सब्जेक्ट 2 है, यानी कि उसके अधीन है। यदि भूमिधर इन स्टेट मरता है तभी 108 अप्लाई होता है। यदि वो अपनी संपत्ति का, अचल संपत्ति का, भूमि का वो बंदोबस्त मरने के पहले कर गया है, सेटलमेंट कर गया है, तो फिर 108 की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस क्वेश्चन में गर्भस्थ शिशु की बात कही गई है। उसका उत्तराधिकार किस तरह से होगा, तो वो तो सेक्शन 108 में किसी भी क्लाज में नहीं है। वो है सेक्शन 114 का क्लाज ए। सेक्शन 114 के क्लाज ए में गर्भस्थ शिशु की बात कही गई है। और तो धारा 114 का जो हेड है वो कहता है अदर कंडीशंस रिगार्डिंग डिवोल्यूशन। तो ये धारा 114 में बताया गया है, जिसमें 114 के क्लाज ए में ऐसे चाइल्ड की बात की गई है जो गर्भ में है। तो उसमें बताया गया है कि विधवा को प्राप्त अंश में से आधा अंश पुत्र को प्राप्त होगा। अब ये बात कैसे होगी सही, इसके लिए आपको धारा 108 का क्लाज 1 देखना पड़ेगा, और उससे ही आप ये पता कर पाएंगे कि ये आंसर सही है। 114 के क्लाज ए में जो बताया गया है उसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद सेक्शन 108 का क्लाज 1 देख लीजिएगा, तब आपको ये आंसर क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, S1 अपने पिता खा की हत्या कर देता है। खा 2 पुत्र S1, S2 एवं एक अविवाहित पुत्री D को छोड़कर मर जाता है। उसके मान उत्तराधिकारी हैं, तो उसके मान उत्तराधिकारी होंगे। इस कोड में ये बताया गया है कि जो भी हत्यारा है वो उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। तो इसी
धारा 114 का क्लास सी, धारा 114 बात करता है अदर कंडीशंस रिगार्डिंग डिवोल्यूशन की बात करता है। तो उसके क्लास सी में बताया गया है कि अगर कोई मर्डरर है, हत्यारा है, उसको उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। उसको ये मान लिया जाएगा कि वह व्यक्ति उस परिवार में था ही नहीं, इस तरह से बंटवारा या उत्तराधिकार किया जाएगा। तो अब इसमें S1 अगर अपने पिता खा की हत्या कर देता है तो सीधी सी बात है कि S1 को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाएगा या वो वंचित हो जाएगा और ये मान लिया जाएगा कि उसका अस्तित्व ही नहीं था, और ये जो संपत्ति है उसका उत्तराधिकार S2 एवं D यानी कि पुत्र S2 और D जो पुत्री है, ये दोनों उसके मान उत्तराधिकारी होंगे। अच्छा, ये जो हत्यारा है वो किस धारा के अंतर्गत वंचित कर दिया जाएगा? तो धारा 114 का क्लास सी है, वो आप देख लीजिएगा, उसमें से क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति उत्तराधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे? तो देखिए, हत्यारा के बारे में तो हमने अभी पढ़ लिया कि वो सेक्शन 114 के क्लास सी में है, तो ये वंचित है, ये उत्तराधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। और सेक्शन 113 में बताया गया है कि विदेशी नागरिक और भारतीय नागरिक से भिन्न व्यक्ति। विदेशी नागरिक का मतलब है सिटीजन हु इज नॉट इंडियन ओरिजिन, और भारतीय नागरिक से भिन्न का मतलब है अदर देन इंडियन सिटीजन, पर्सन अदर देन इंडियन सिटीजन। तो ये दोनों के बारे में सेक्शन 113 में बताया गया, हत्यारा 114 सी में बताया गया। ये तीनों उत्तराधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे, इसलिए आंसर सभी हो जाएगा। जोत के विभाजन का वाद कहाँ संस्थित किया जाएगा? तो सेक्शन 116 कहती है कि जोत का विभाजन का वो जो वाद है वो उपखंड अधिकारी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा। और आपको धारा 116 और 117 दोनों पढ़नी पड़ेंगी इस बात को समझने के लिए। तो 116, 117 आपको इंटर करेक्ट करके पढ़ना है, तो ये आपको इसका पूरा डिटेल भी आपको मिल जाएगा, और इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन। लेकिन ये इस बुक में ये केवल यही एक क्वेश्चन है। अथॉरिटी के बारे में पूछा गया है, तो अथॉरिटी तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन 117 पढ़िएगा तो आपको 1-2 क्वेश्चन और मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भूमिधर अपनी जोत का समर्पण हेतु किसे लिखित सूचना देगा? जो भूमिधर है, ये भूमिधर अपनी जोत का समर्पण करना चाहता है, सरेंडर करना चाहता है अपनी होल्डिंग का, उसके लिए लिखित सूचना किसको देगा? तो धारा 118 यानी कि सेक्शन 118 में बताया गया है कि अगर कोई भूमिधर है वो अपने होल्डिंग को सरेंडर करना चाहता है तो वो तहसीलदार को लिखित सूचना देगा। He will give notice in writing to तहसीलदार for surrendering his holding। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कोई भूमिधर यानी कि कोई भूमिधर कितने वर्ष भूमि पर कार्य न करे तो कलेक्टर भूमि का कब्जा ले लेगा? यदि की कोई यहाँ जरूरत ही नहीं है। कोई भूमिधर कितने वर्ष भूमि पर कृषि कार्य न करे तो कलेक्टर भूमि का कब्जा ले लेगा। इसके लिए धारा 122 सेक्शन 122 में बताया गया है अबेंडनमेंट ऑफ होल्डिंग, और उसका जो टाइम पीरियड दिया गया है वो 3 ईयर्स दिया गया है। तो अगर कोई भूमिधर 3 साल तक लगातार भूमि पर कृषि कार्य नहीं करता, उसको अबेंडेंट रहती है वो भूमि,
तो कलेक्टर अपने कब्जे में ले सकता है, और ये बात बताई गई है धारा 122 में, और धारा 122 में कलेक्टर को ही पावर है। तो ये जो टाइम पीरियड की बात है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। संहिता की धारा 122 के अधीन कलेक्टर कब्जे में ली गई भूमि को कब परित्यक्त अबेंडन्ड घोषित करेगा? तो सेक्शन 122 में वो बातें बताई गई हैं, वो जो कहते हो यहाँ पर लिखी हुई है। पहला है, अनुगामी कृषि वर्ष के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि के भीतर कोई दावा न किया जाए। इसका मतलब ये है कि जो लगातार 3 कृषि वर्ष होते हैं, अगर उन लगातार 3 कृषि वर्ष में से किसी भी वर्ष में उस भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया गया है तो उसे परित्यक्त मान लिया जाता है। कोड में ये व्यवस्था की गई है। लेकिन यदि वो कब्जे में कलेक्टर के द्वारा ले ली जाती है तो 3 वर्ष के भीतर उसमें अगर कोई दावा नहीं किया जाता उस भूमिधर के द्वारा या उस भूमिधर के उत्तराधिकारियों द्वारा या उस भूमिधर के संबंधियों के द्वारा या ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसका उसमें कोई हित है, किसी प्रकार का दावा नहीं किया जाता तो वो परित्यक्त मान ली जाएगी। या फिर दावा किया जाता है लेकिन उस दावे को अस्वीकृत कर दिया जाता है। तो दिया गया पीरियड जो 3 साल का है, इस 3 साल की अवधि के अंदर कोई दावा नहीं किया जाता, और यदि इस 3 साल की अवधि के अंदर कोई दावा किया जाता है और वो दावा अस्वीकृत हो जाता है, अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो फिर उसे परित्यक्त घोषित कर सकेगा। ये कलेक्टर को पावर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। और हमें ये बात बताता है धारा 122, और धारा 122 के साथ में आपको पढ़ना चाहिए धारा 123 123, क्योंकि धारा 123 कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबैंडनमेंट की बात करती है। तो जो अबैंडनमेंट की बात करती है उसको आप देखेंगे कि उसके परिणाम क्या होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संहिता की धारा 122 के अधीन जोत का परित्यक्त घोषित कर दिए जाने का निम्न में से क्या प्रभाव होता है? तो धारा 122 तो अबैंडनमेंट ऑफ होल्डिंग की बात करती है, लेकिन धारा 123 कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबैंडनमेंट की बात करती है। तो धारा 123 में ये बताया गया है कि यदि कोई जोत का परित्यक्त घोषित कर दिया जाता है तो परिणाम होगा कि जोत के जो समस्त भार हैं, जो भी उस पर भार है, उससे मुक्त होकर के वो राज्य सरकार को निहित हो जाएगी। किसी प्रकार का कोई भार है, उस भार से वो स्वतः मुक्त होकर के राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। और दूसरा है, संबद्ध भूमिधर का ऐसी जोत में कोई अधिकार, हक या हित नहीं रह जाएगा। तो सीधी सी बात है, जब उसकी जोत समस्त भारों से मुक्त होकर जब राज्य सरकार में निहित हो जाएगी तो फिर उस भूमिधर का उस जोत पर कोई अधिकार या हित रह ही नहीं जाएगा। ये तो तर्क की बात है। ऐसे क्वेश्चंस को आप अपने तर्क के माध्यम से भी हल कर सकते हैं, अगर आपने कोड को एक बार ठीक से पढ़ लिया है। इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है, भूमि का पट्टा या आवंटन रद्द कर सकता है? तो भूमि का पट्टा या आवंटन यानी कि अलॉटमेंट एंड लीज को कैंसिल कर सकता है कलेक्टर, और ये बताया गया है सेक्शन 128 में। सेक्शन 128 में कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अलॉटमेंट
कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट एंड लीज की बात कही गई है। और सेक्शन 127 में कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अलॉटमेंट की बात कही गई है। तो यहाँ पर कैंसिलेशन की बात है, इसलिए सेक्शन 28 इसमें कवर होगा। और आवंटन को रद्द करने वाला जो अथॉरिटी है वो कलेक्टर है, सेक्शन 128 के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो। दूसरा क्वेश्चन है, बिना हक के भूमि पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति की बेदखली के वाद में पक्षकार होगा। तो देखिए, इसमें सेक्शन 134 में बताया गया है कि जब भी इस तरह के मामले होंगे तो ये तीनों के तीनों नेसेसरी पार्टी माने जाएंगे। तो इन तीनों को ही पार्टी बनाना होगा, कब्जाधारी व्यक्ति, राज्य सरकार और ग्राम पंचायत। ये तीनों एक प्रकार से आवश्यक पक्षकार होते हैं इस तरह के मामले में। तो ये धारा 134 है, इसे याद रखिएगा। तो एक ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की भूमि से अत्याचारी को बेदखल कौन कर सकता है? तो जो ट्रेसपासर का इविक्शन है ग्राम पंचायत की भूमि से, उसके संबंध में प्रोविजन सेक्शन 136 यानी कि 136 में दिया गया है। और उसमें बेदखल करने वाली अथॉरिटी है एसडीओ, उपखंड अधिकारी। तो ये जो अथॉरिटी है वो ग्राम पंचायत की भूमि से ट्रेसपासर को बेदखल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, खातेदार जोत या उसके भाग में अधिकारों की घोषणा के लिए घोषणात्मक वाद ला सकता है। तो इसके लिए सेक्शन 144 है, और सेक्शन 144 के अंतर्गत कोई भी भूमिधर अपनी होल्डिंग पर या उसके किसी पार्ट पर अधिकारों के संबंध में अधिकारों की घोषणा के लिए वाद ला सकता है। वो धारा 144 में बताया गया है। और ये आपको धारा 144 देखनी पड़ेगी, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह के मामलों में वो घोषणात्मक वाद ला सकता है या किन अधिकारों की घोषणा के लिए वो घोषणात्मक वाद डिक्लेरेटरी सूट फाइल कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी पट्टेदार की बेदखली किन आधारों पर हो सकती है? पहला, देय तिथि से 6 माह के भीतर लगान देने में असफल रहने पर बिल्कुल हो सकती है। भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए करने पर भी हो जाएगी। पट्टा की अवधि समाप्त हो जाने पर भी हो जाएगी। इसका मतलब सभी। बकाये की वसूली की प्रक्रिया किस धारा में दी गई है? प्रोसेस फॉर रिकवरी ऑफ एरियर्स किस धारा में बताया गया है? सेक्शन पूछा गया है। तो ये सेक्शन है 170 और ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व के बकाये के भुगतान करने में व्यतिक्रम यानी कि डिफॉल्ट किया है तो उसे कितने दिन के लिए गिरफ्तार और निरुद्ध किया जा सकता है? तो ये जो सेक्शन है वो 171 है और इसमें बताया गया है 15 डेज से अधिक अवधि तक, 15 दिन से अनधिक अवधि तक, यानी कि 15 दिन से अधिक नहीं। लेकिन उसमें यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को इस कारण गिरफ्तार किया जाता है और जैसे ही वो उस एरियर को चुका देता है, जमा कर देता है, डिपॉजिट कर देता है, वैसे ही उसे रिहा कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। वो ज़रूरी नहीं है कि 15 दिन पूरे करे या 7 दिन पूरे करे या 4 दिन पूरे करे, ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम लिमिटेशन 15 दिन की है। लेकिन गिरफ्तारी के दिन से वो जब भी उस एरियर का भुगतान कर देता है तो उसे रिहा कर दिया
जाएगा। 171 में ये स्पष्ट कर दिया गया है। तो 171 में अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में बताया गया है कि अगर उसके ऊपर बकाया है तो उस व्यक्ति को जिस पर वो भू राजस्व बकाया है उस भूमिधर को अरेस्ट किया जा सकता है और उसको डिटेन भी किया जा सकता है, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है वो मैक्सिमम 15 दिन है। 15 दिन से अनधिक अवधि तक किया जा सकता है। तो ये सेक्शन 171 है, ये याद रखने वाला सेक्शन है, मैं इम्पोर्टेंट लिख सकता हूँ इसमें। अगला क्वेश्चन है बकायेदार यानी कि जो डिफ़ॉल्टर है कि जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय कर सकता है। तो अथॉरिटी पूछी गई है कौन कर सकता है, उस डिफ़ॉल्टर की मूवेबल प्रॉपर्टी की को अटैच कौन कर सकता है। तो सेक्शन 172 में बताया गया है कि जो उपखंड अधिकारी है वो पावर रखते हैं अटैचमेंट एंड सेल की। तो अभी से ये जो भी सेक्शन है सारे इम्पोर्टेंट सेक्शन हैं और इन सेक्शन से जो भी क्वेश्चन निकल सकता है इस बुक में दिया गया है, वो याद रखने लायक है, इसलिए सारे इम्पोर्टेंट हैं। ध्यान से देखते रहिए। भू राजस्व के बकाये की वसूली के लिए व्यतिक्रमी को तभी गिरफ्तार किया जाएगा जब वसूली के लिए इच्छित धनराशि हो। तो उसका अरेस्ट और डिटेंशन जो कि सेक्शन 171 में किया जा सकता है वो तभी किया जा सकता है जब उस पर जो बकाया धनराशि है, बकाया जो रिकवरी अमाउंट है वो 50,000 रुपये से अधिक होना चाहिए। ये बात 171 के क्लास 5 में बताया गया है। तो 171 का जो क्लास 5 है उसमें इसका अमाउंट बताया गया है कि अगर 171 में किसी को अरेस्ट और डिटेन करना है तो उसके ऊपर जो रिकवरेबल अमाउंट है वो 50,000 रुपये होना चाहिए और उसके पहले नहीं, ये भी उसमें स्पष्ट कर दिया गया है। अब अगला सेक्शन है ऐसी भूमि के संबंध में जिस पर भू राजस्व का कोई बकाया देय हो कि कुर्की एवं विक्रय कौन कर सकता है। तो सेक्शन 172 में उपखंड अधिकारी को सब डिविजनल ऑफिसर को ये पावर दिया गया है। ये तहसील के प्रभारी सहायक कलेक्टर होते हैं, इनको उपखंड अधिकारी भी कहते हैं और इनको ऐसी भूमि की कुर्की और विक्रय का पावर प्रदान किया गया है जो जिस पर भू राजस्व बकाया है। तो इसके पहले आपने 172 में इसी तरह का क्वेश्चन देखा था कि बकायेदार यानी कि जो डिफॉल्टर है कि जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय, तो वहाँ जंगम जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका सेल और अटैचमेंट भी उपखंड अधिकारी करेंगे, 172 में वो भी है। और अगर कोई ऐसी भूमि है जिस पर रेवेन्यू बकाया है, भू राजस्व का बकाया है, उस भूमि की कुर्की और सेल भी उपखंड अधिकारी करेंगे। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सेक्शन 172 में दोनों बातें दी गई हैं। पावर सब डिविजनल ऑफिसर को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है व्रतकमी यानी कि जो डिफॉल्टर है कि निम्नलिखित संपत्ति कुर्क की जा सकती है। सीपीसी आपने पढ़ा होगा, सेक्शन 60 पढ़ा होगा, उसका लगभग सेम है, कोई खास फर्क नहीं है। तो अगर आपने उसको पढ़ रखा है तो भी ठीक है, अगर यहाँ भी पढ़ लेंगे तो भी अच्छा है। तो ये इसमें सभी बैंक खाते या लाकर जंगम संपत्ति जो होल्डिंग उसको भी अटैच किया जा सकता है।
मूवेबल प्रॉपर्टी को तो अटैच किया ही जा सकता है। बैंक खाते या उसके जो बैंक खाते हैं या लॉकर में जो उसका कुछ सामान रखा हुआ है, यानी कि उसके नाम जो लॉकर है, उसको भी अटैच किया जा सकता है। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुर्क संपत्ति का पट्टा कलेक्टर कितनी अवधि के लिए कर सकता है? सेक्शन 175 इससे संबंधित है और कलेक्टर कुर्क संपत्ति का पट्टा 10 वर्षों से अनधिक अवधि के लिए कर सकता है। ये 175 सेक्शन से क्वेश्चन है और ये याद रखना है, पट्टा कलेक्टर करेंगे, अवधि 10 वर्ष से अनधिक होगी और ये पट्टा कुर्क की गई संपत्ति का होगा। तो 175 में ऐसी संपत्ति के पट्टे की बात की गई है जो कुर्की से प्राप्त संपत्ति है। सेक्शन अगला देखते हैं, रिसीवर की नियुक्ति कौन करता है? तो सीपीसी में भी रिसीवर की नियुक्ति की जाती है और यहां पर भी रिसीवर की व्यवस्था की गई है। तो सीपीसी में रिसीवर की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो किस ऑर्डर में किया गया है, कमेंट में डाल दीजिएगा। यहाँ हम देख लेते हैं कि रिसीवर का जो अपॉइंटमेंट है वो सेक्शन 178 में है और रिसीवर की नियुक्ति कलेक्टर महोदय करेंगे। तो अथॉरिटी जरूर याद रखिएगा, कुछ अथॉरिटी पूछ लेता है। मैक्सिमम उपखंड अधिकारी को दिए गए हैं, कुछ विशेष जगह कलेक्टर को पावर दिए गए हैं। यही दो ऐसी अथॉरिटी हैं जो बार बार घूम फिर करके हमारे सामने आती हैं। तो सेक्शन 178 रिसीवर की नियुक्ति की बात करती है लैंड रेवेन्यू, यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट कोड में। अगला क्वेश्चन है, बकाया की वसूली के लिए कोई कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात किसी भी समय व्यतिक्रमी या बकायेदार की मृत्यु हो जाए, वहां बकाये की वसूली विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध की जा सकेगी। हाँ, तो बिल्कुल की जा सकेगी और ये सेक्शन 181 है। 181 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव से उस वसूली की बात कही गई है, लेकिन बात यह है कि उससे किस हद तक वसूली की जा सकेगी। विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध की तो जा सकेगी, लेकिन किस हद तक की जा सकेगी, इस बात को बताता है सेक्शन 181 और उसमें यह बताया गया है 181 में कि उस विधिक प्रतिनिधि ने जिस सीमा तक उस मृतक की संपत्ति प्राप्त की है, उस सीमा तक ही उससे रिकवरी की जा सकती है। तो सेक्शन 181 रिकवरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव के संबंध में है और उसमें बताया गया है द प्रोसीडिंग्स में बी कमेंस्ड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफॉल्टर एच इफ, याद रखिएगा, एच इफ मानो कि द लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर देमसेल्फ द डिफॉल्टर। लीगल रिप्रेजेंटेटिव से इस तरह वसूली की जाएगी जैसे ये मान लिया जाएगा कि वो खुद ही डिफॉल्टर है। एज इफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर देमसेल्फ द डिफॉल्टर, खुद ही उसको डिफॉल्टर मान करके उससे रिकवरी तो की जाएगी। लेकिन उसी सेक्शन 181 में एक प्रोवाइजो लगा दिया गया और कहा गया प्रोवाइडेड दैट सच लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी लायबल ओनली टू एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड which has come to his hand or her hands।
कम टू हिज हैंड और हर हैंड्स, यानी कि उससे डिफॉल्टर मान करके रिकवरी तो की जाएगी, लेकिन वो रिकवरी उस सीमा तक ही की जाएगी जिस सीमा तक उसने उस मृतक की संपत्ति को प्राप्त किया है। shall be liable only to extent of the property of the deceased which has come to his hands। तो ये उसके प्रोवाइजो में बता दिया गया। तो इसमें दोनों बातें हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डिफॉल्टर मान करके रिकवरी की जाएगी और उससे रिकवरी उसी सीमा तक की जाएगी जिस सीमा तक उसको मिला हुआ है। 181 याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई भी व्यक्ति इस बात का प्रतिभूति देता है कि यदि व्यतिक्रमी यानी कि डिफॉल्टर बकाये का भुगतान नहीं करेगा तो वह स्वयं भुगतान करेगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। ये देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आपने क्षतिपूर्ति की संविदा पढ़ा होगा। तो ये जो श्योरिटी वगैरह होते हैं वो आप कॉन्ट्रैक्ट्स को कनेक्ट कर लीजिएगा। हालांकि यहाँ पर सिर्फ मैं एक याद दिला रहा हूँ कि ऐसा मिलता जुलता प्रोविज़न वहाँ पर भी आपको मिलेगा। क्षतिपूर्ति की संविदा, उसने कहा ना कि यदि वो नहीं देगा तो मैं दूंगा, या वो नहीं भुगतान करेगा तो मैं स्वयं भुगतान करूंगा। तो ये उससे भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग राजस्व संहिता पढ़ रहे हैं। तो इसमें बता दूं कि जो अभी हमने लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात पढ़ी है वो धारा 181 का क्लास 1 है, और ये जो श्योरिटी वाली बात है वो धारा 181 के ही क्लास 2 में दिया गया है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने श्योरिटी दे रखी है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के क्या से कैसे रिकवरी होगी, ये तो आपने देख लिया। अगर किसी व्यक्ति ने श्योरिटी दे रखी है तो उससे कैसे हम रिकवरी करेंगे, उसकी बात करता है 181 का क्लास 2। और इसमें सारी जो प्रोसीडिंग दी गई है वो सारी प्रोसीडिंग उस श्योरिटी जो प्रतिभूति देता है, जो श्योरिटी है, उसके साथ भी लागू होगी और ठीक उसी तरह लागू होगी जैसे डिफॉल्टर के साथ लागू होती है। तो उसकी गिरफ्तारी करके की जा सकती है जैसे कि डिफॉल्टर की गिरफ्तारी करके की जाती यदि वो उसकी मृत्यु नहीं हुई होती। तो गिरफ्तारी का जो सेक्शन है वो सेक्शन 171 है। अरेस्ट एंड डिटेंशन की जो बात करता है वो सेक्शन 171 की बात करता है। अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की जो बात करता है वो सेक्शन 172 है। और वो जो होल्डिंग अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग की बात करता है वो सेक्शन 174 है। तो अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग की बात करता है वो सेक्शन 74 है, और उसमें पावर कलेक्टर को दिया गया है कि कलेक्टर इस होल्डिंग को अटैच करेगा। तो इस तरह से ये 71, 72 और 74 ये जो सारे सेक्शन हैं वो रिकवरी प्रोसीडिंग से ही संबंधित है। और ये जो श्योरिटी की बात है वो सेक्शन 181 के क्लास 2 में दिया गया है, और उसमें बता दिया गया है कि इस चैप्टर में जो भी प्रोसीडिंग दी गई हैं वो प्रोसीडिंग इससे श्योरिटी के अगेंस्ट भी यूज की जाएंगी, ठीक उसी तरह प्रयोग की जाएंगी जैसे कि डिफॉल्टर के साथ किया जाता है यदि उसकी मृत्यु नहीं हुई होती तो इस तरह से अगर श्योरिटी की बात पूछता है किस धारा में दिया गया है तो वो 181 का क्लास 2 है। और उसके साथ क्या कार्रवाई होंगी, तो ये सारी कार्रवाई होंगी, और ये कार्रवाई कहाँ कहाँ दी गई हैं ये आपको सेक्शन बता दिया गया है। तो इस तरह से ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ये भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव पूछ लिया गया या फिर श्योरिटी पूछ लिया गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुर्क संपत्ति के विक्रय की उद्घोषणा जारी की जाती है। तो ये जो सेक्शन है वो 184 है, और सेक्शन 184 में बात की गई है प्रोक्लेमेशन की। तो
प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल की बात की गई है सेक्शन 184 में, और इसमें पावर कलेक्टर महोदय को दिया गया है, और उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि उसके द्वारा प्राधिकृत सहायक कलेक्टर भी उद्घोषणा जारी कर सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि द कलेक्टर और एन असिस्टेंट कलेक्टर अथोराइज्ड बाय हिम शैल इशू अ प्रोक्लेमेशन, ये बात बताई गई है इसमें। तो ये दोनों कर सकते हैं, इसका मतलब आंसर हो गया ये। अब अगला क्वेश्चन है, उद्घोषणा जारी करने के दिनांक से कितनी अवधि तक कुर्क स्थावर संपत्ति का विक्रय नहीं किया जाएगा। स्थावर संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है कि यदि जो प्रोक्लेमेशन हो गया है, अब उस दिनांक से कितने दिन वेट करना होगा तब हम सेल कर पाएंगे। तो वो एक टाइम लिमिटेशन है 21 डेज का, और ये सेक्शन 184 के क्लास 3 में स्पष्ट कर दिया गया। कहा गया उसमें कि नो सेल शैल टेक प्लेस until the expiry of 21 days from the date on which the proclamation is issued under this section। तो अगर 184 के थ्रू या तहत प्रोक्लेमेशन जारी कर दिया जाता है तो फिर 21 डेज हमें वेट करना पड़ेगा, उसके पहले कोई भी सेल टेक प्लेस नहीं हो सकती या नहीं होगी। तो एक ये भी अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। तो ये 21 डेज याद रखने लायक है। और अब ये क्वेश्चन, ये ऑक्शन से संबंधित है। क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट एससी और एसटी द्वारा धारित भूमि का नीलामी विक्रय किया जाता है, ऑक्शन किया जाता है उनके द्वारा धारित भूमि का। तो ऐसी भूमि का क्रेता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति अधिकतम बोली की धनराशि के बराबर धनराशि और क्रेता को भुगतान करने के लिए क्रय राशि के 1% के बराबर की धनराशि का भुगतान करता है। तो वह अन्य जाति के क्रेता से वरीयता पाने का हकदार होगा यदि वह भुगतान कर देता है। तो ये सेक्शन 191 में इसकी बात कही गई है कि यदि कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है और वो अपनी संपत्ति की उसकी नीलामी हो रही है, और नीलामी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का नहीं है और उसने बोली लगा दी है, तो अगर कोई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति उस बोली का जो उस व्यक्ति ने लगाई है, जो उस जाति का नहीं है, जितनी भी धनराशि लगाई है, बोली लगाई है, उस बोली का यदि वो 1% जमा कर देता है तो उसे उस व्यक्ति से अनुसूचित जाति के व्यक्ति को या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी। लेकिन उसमें ये टाइम पीरियड दिया गया है कि वो 30 दिन के भीतर ऐसा कर दे। तो धारा 191 में ये कहा गया है कि 1% जमा कर दे और 30 दिन के भीतर जमा कर दे, तभी उसको वरीयता मिलेगी उस व्यक्ति से जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का नहीं है। ये बात है 191 में। अगला क्वेश्चन है, कलेक्टर कितने दिन के भीतर बकायेदार द्वारा बकाया धनराशि जमा कर देने पर विक्रय अपास्त कर देगा। तो ये 192 की बात है। एप्लीकेशन टू सेट असाइड सेल ऑन डिपॉजिट ऑफ एरियर्स।
तो कितने दिन के भीतर पूछ रहा है ये, तो इसमें भी 30 डेज की बात कही गई है। और इसमें कहा गया है कि एनी पर्सन हुज होल्डिंग और अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन sold under this chapter at any time within 30 days from the date of sale apply to collector for setting aside the sale। तो 30 दिन के भीतर वो for setting aside the sale के लिए कलेक्टर को अप्लाई कर सकता है। अगर वो धनराशि जमा कर देता है 30 दिन के अंदर, तभी वो ऐसा कर सकता है, धारा 192। अगला क्वेश्चन है, अनियमितता के आधार पर, इर्रेगुलरिटीज के आधार पर विक्रय आपस करने का आवेदन किसको दिया जाएगा? तो ये जो सेक्शन 193 है, इस पर इर्रेगुलरिटीज की बात की गई है। एप्लीकेशन टू सेट असाइड सेल फॉर इर्रेगुलरिटी, तो पर्सन हुज इंटरेस्ट आर अफेक्टेड, ऐसा व्यक्ति जिसका हित प्रभावित होता है, इंटरेस्ट आर अफेक्टेड बाय सच सेल, इस तरह के विक्रय से, मे अप्लाई टू द कमिश्नर, मे अप्लाई टू द कमिश्नर, काहे के लिए? टू सेट असाइड द सेल ऑन ग्राउंड ऑफ एनी मैटेरियल इर्रेगुलरिटीज। तो इसमें आयुक्त को पावर दिया गया है 193 में, ठीक। और जो 192 था उसमें जो पावर है वो कलेक्टर को है, कलेक्टर को पावर है 192, और 193 में आयुक्त को पावर है। कलेक्टर को पावर है कि जब भूमि पर जो बकाया धनराशि है उसको जमा कर दे तो सेट असाइड कर देगा। कमिश्नर को पावर है किसी इर्रेगुलरिटीज को लेकर के कि अगर कोई अनियमितता है उस सेल पर, विक्रय पर, तो ये सेट असाइड कर देगा। और अगला क्वेश्चन दोनों को मिला के पूछ ले रहा है, अगला क्वेश्चन दोनों को मिलाकर पूछ ले रहा है कि नीलामी विक्रय की पुष्टि किसके द्वारा की जाएगी? तो देखो 92 में तो कलेक्टर के द्वारा की जाएगी और 193 में आयुक्त के द्वारा की जाएगी। तो 194 से ये सेक्शन 194 से क्वेश्चन पूछा गया, तो 194 में ये दोनों क्वेश्चन मिक्स हो जाएंगे और हम ये कह सकते हैं कि नीलामी विक्रय की पुष्टि कलेक्टर एवं आयुक्त दोनों के द्वारा की जाएगी, जैसी भी स्थिति हो। तो ये विक्रय की पुष्टि इन दोनों के द्वारा की जाएगी, ये धारा 194 में बताया गया है। चूंकि इन दोनों को ही अपहस्त करने का पावर है, तो पुष्टि करने का पावर भी इन्हीं को है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं। तो सेक्शन 194 कन्फर्मेशन ऑफ सेल की बात करता है, और ये कन्फर्मेशन ऑफ सेल कलेक्टर द्वारा एवं आयुक्त द्वारा जैसी भी स्थिति हो इनके द्वारा किया जाएगा। और जो अभी इसके पहले हमने 192 193 बताया वो सेटिंग असाइड ऑफ सेल से है। तो बस इसका जो तार्किक इंटरकनेक्शन है वो ये है कि अगर वो अपास्त कर सकते हैं तो उसको कंफर्म भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्रय का प्रमाण पत्र कलेक्टर द्वारा जारी किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, प्रमाण पत्र विधिक अंतरण समझा जाएगा। हाँ, 198 में, धारा 198 में कहा गया कि अगर विक्रय का प्रमाण पत्र कलेक्टर ने जारी कर दिया तो जिस भी संपत्ति के विक्रय का प्रमाण पत्र जारी कर दिया उसे ही अंतरण समझा जाएगा। ऐसी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक नहीं होगा, या
अलग से ट्रांसफ़र कराना, उसको पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं होगा। ऐसी क्रेता में तो ऐसी संपत्ति का पंजीकरण आवश्यक नहीं होगा। ऐसी क्रेता में कब से नहीं समझी जाएगी, यानी कि वो संपत्ति जिसके संबंध में कलेक्टर ने प्रमाण पत्र जारी कर दिया है उसे ही अंतरण समझा जाएगा। लेकिन ऐसी संपत्ति का अंतरण किस तारीख से समझा जाएगा, ये 198 में बताया गया है। तो ये कहा गया विक्रय के दिनांक से, सेल के दिनांक से, यानी कि विक्रय के दिनांक से ही उसको अंतरित समझा जाएगा। जिस दिन विक्रय हुआ है, जिस दिन विक्रय की पुष्टि हुई है, उस दिन से कोई मतलब नहीं है। या आदेश दिया गया है या प्रमाण पत्र दिया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 198 में स्पष्ट कर दिया गया है ऑन द डेट ऑफ सेल, बस इतना। संहिता के अधीन पुनरीक्षण की शक्ति किसे प्राप्त है, तो इसमें राजस्व परिषद और आयुक्त दोनों को ही प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, राजस्व संहिता के अधीन पुनर्विलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है, रिव्यू का पावर, तो राजस्व परिषद को प्राप्त है। और ये सेक्शन 211 बताता है, ये सीधे सीधे सेक्शन, और ये एक अचानक पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मामले को अंतरित करने की शक्ति किसे प्राप्त है, पावर टू ट्रांसफर किसके पास है, तो आयुक्त के पास है, कलेक्टर के पास है, उपखंड अधिकारी के पास है, और ये धारा 212 बात करती है। तो इन सभी को अंतरित करने की शक्ति प्राप्त है अपने अपने लेवल पर। अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, राजस्व संहिता में जहाँ कोई उपबंध ना हो वहाँ वाद या कार्यवाही पर लागू होंगे। धारा 214 सेक्शन 214 में स्पष्ट किया गया है कि सीपीसी के उपबंध भी लागू होंगे और इंडियन लिमिटेशन एक्ट के उपबंध भी लागू होंगे। तो ये दोनों लागू होंगे। सेक्शन 214 को देखिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार अपनी शक्ति किसे प्रत्यायोजित कर सकती है, डेलीगेट कर सकती है, तो डेलीगेशन से संबंधित सेक्शन 219 219 है, और इसमें राज्य सरकार राजस्व परिषद या फिर बोर्ड के अधीनस्थ अधिकारी या प्राधिकारी को दोनों को ही अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन कर सकती है। अब ये देखते हैं, जो कोई गांव के सार्वजनिक सड़क का अतिक्रमण करता है वह दंडित किया जा सकेगा। तो इसका आंसर होगा जुर्माने से जो न्यूनतम 1000 रुपये का होगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक सड़क का अतिक्रमण करता है गांव में, वह न्यूनतम 1000 रुपये के दंड से दंडनीय होगा। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति सीमा चिन्हों को नष्ट करता है या क्षति या विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना हटाता है वह दंडित किया जाएगा। तो ये सेक्शन 227 में है और इसमें भी 1000 रुपये से अनधिक धनराशि से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। म्यूटेशन से संबंधित जो धाराएं हैं वो 33 और 35 है, ए और बी रहेगा। संहिता की किस धारा के अंतर्गत नया अधिकार अभिलेख तैयार किया जाता है, सेक्शन 51 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्व संहिता के किस धारा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, यदि कोई व्यक्ति बिना उत्तराधिकारी छोड़े मरता है तो उसकी संपत्ति राजगामी यानी कि स्थित हो जाएगी। इसका प्रावधान धारा 115 115 में किया गया है। राजगामी हो जाती है उसकी संपत्ति यदि वो व्यक्ति बिना उत्तराधिकारी छोड़े मर जाता है, बिना किसी सेटलमेंट के मर जाता है, तो वह संपत्ति राज्य में समाहित हो जाती है, वो राजगामी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, जोत के विभाजन का वाद किस धारा के अंतर्गत संचित किया जा सकता है। सूट फॉर डिवीजन ऑफ होल्डिंग का जो सेक्शन है वो 116 है, 116 धारा 116 के अंतर्गत जोत के विभाजन
के लिए वाद दायर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के भूमिधर को भूमि अंतरण करने की अनुज्ञा कलेक्टर नहीं देगा जब अंतरण के पश्चात उसके पास भूमि का क्षेत्रफल निम्न क्षेत्रफल से कम हो जाता है। यानी कि अगर अनुसूचित जाति का कोई भूमिधर है और उसे अपनी भूमि का अंतरण करना है तो कलेक्टर उसे तब अनुमति नहीं देगा जब उसकी भूमि का क्षेत्रफल अंतरण करने के पश्चात 1.26 हेक्टेयर से कम हो जाता है, तो तब कलेक्टर अनुमति नहीं देगा। लेकिन इसी संहिता में बताया गया है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जब यदि 1.26 हेक्टेयर से कम भूमि हो जाती है तो भी वो अंतरण का आदेश दे सकता है, लेकिन वो विशेष परिस्थितियां होती हैं। समान परिस्थितियों में 1.26 हेक्टेयर से कम यदि क्षेत्रफल हो रहा है उसके पास तो उसे अंतरण की अनुमति नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, मिन जुमला गाटों के विभाजन की स्कीम कौन तैयार कराता है? तो इसका उत्तर है, आंसर है कलेक्टर। और मिन जुमला गाटों या मिन जुमला संख्या के संबंध में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और ये एक भौतिक विभाजन होता है। मिन जुमला गाटों की विभाजन स्कीम तैयार करने में लेखपाल किसकी सहायता लेगा? तो लेखपाल खातेदारों और भूमि प्रबंधक समिति दोनों की मदद लेता है मिन जुमला गाटों की स्कीम, विभाजन स्कीम को तैयार करने के लिए। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, विवादित उत्तराधिकार की जांच रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक किसको देगा? इसको भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये तहसीलदार को देगा। तो इस तरह से ये आज का वीडियो कंप्लीट होता है। और ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन को मैं आपके सामने कैसे रख पाया हूँ, क्या उनके साथ आवश्यक जानकारी देकर के न्याय कर पाया हूँ, और आप क्या सोचते हैं इस संबंध में, इसके लिए कमेंट ज़रूर करिए और मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आगे भी आपको कुछ वीडियो और दूंगा और कुछ एक नया एक्ट भी लूँगा, कुछ वन लाइनर फैक्ट भी लाऊंगा आपके पास, और कोई अच्छा मटेरियल जो हमारे काम का हो अगर मिलता है तो वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। इसलिए यदि आप मेरे चैनल पे आज नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। लाइक और कमेंट में आपकी इच्छा है, आप वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, इस पर डिपेंड करेगा आपका लाइक और कमेंट। तो ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।